हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोगों को मालूम है लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 1 एंड 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा 1 एंड 2 मार्क्स के। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वही करवा रहा हूँ और प्रीमियर से करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, प्री बोर्ड का डेट शीट आ चुकी है, तैयारी में लग जाओ। और चैप्टर नंबर 4 में से कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चैप्टर का नाम मैंने लिखा हुआ है, समझ लो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, कौन से आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ? 1977 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब प्रभुत्व को ध्यान से समझो। देश आजाद होने के बाद 15% लोग, जितनी भी जनसंख्या थी 15% लोग पढ़े लिखे थे और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी। तो कांग्रेस के सामने और भी दल शामिल थे, सॉरी, और भी दल थे सामने, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। तो कांग्रेस को उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि जनता को मालूम था कि हमारे लिए एक ही दल है। वो कौन सा दल है? हाथ, यानी कि कांग्रेस। लेकिन वो दल, उसका प्रभुत्व, जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी अन्य दलों के मुकाबले, और वो हर बार चुनाव अच्छे मतों से जीत जाती थी। लेकिन 1977 में उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया और 2014 में मोदी जी ने तो पूरा का पूरा मिठिया मलान कर दिया। समझाने के लिए लंबा कर दिया, याद रखना 1977 में कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का 5वां आम चुनाव कौन से वर्ष कराया गया? 1971 में। सीरीज याद रखना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आम चुनाव कब कराए गए। हालांकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये 71 वाला इंपॉर्टेंट कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1971 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद सत्ता में आए गठबंधन में शामिल दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन से थे? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो बताया मैंने आप लोगों को, यही बताया कि लोकसभा का 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ। और क्वेश्चन नंबर 13 उसी से रिलेट है कि जब वो आम चुनाव हुआ तो सत्ता में कौन कौन आए। तो देखो, सत्ता में कांग्रेस आर तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने मिलकर सत्ता बनाई। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखो, मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, मैं वही करवा रहा हूं, बीच में जंप कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 14, किस नेता के शासनकाल के बाद गठबंधन की नीति शुरू हुई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस नेता के शासनकाल के बाद गठबंधन की नीति शुरू हुई? और वो थे इंदिरा गांधी, थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15, मिड डे मील की योजना लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो के राम काज को जाता है मिड डे मील की योजना को लागू करने का। क्वेश्चन नंबर 16, किस राष्ट्रपति चुनाव में अंतर आत्मा की आवाज पर मतदान के लिए कहा गया? वी गिरी। इनके चुनाव में यह था कि आपके अंतर आत्मा में है, वोट देना तो दो, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशराइज बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो अपना वोट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई है? ये राजनीतिक जो भूकंप की संज्ञा है, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। राजनीतिक भूकंप को ध्यान से समझो। मैंने अभी पीछे कहा आप लोगों की आजादी के बाद से कांग्रेस का प्रभुत्व राजनीतिक दल में बना रहा था, हर जगह वो जीतती आ रही थी। लेकिन ये आपके चौथे आम चुनाव में 9 स्थानों यानी कि 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। तो कहने कि जो हमें पहले से हर जगह अच्छी जीत मिलती थी, लेकिन चौथे आम चुनाव तक आते आते हम 9 राज्य हार गए। तो बहुत बड़ा झटका था, इसी को कहा जाता है राजनीतिक भूकंप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान भारत के किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो पहला है नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को कायम रखना। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था अपने देश को चलाने के लिए, वो जिम्मेदारी अब लाल बहादुर शास्त्री के कंधों पर आ गई थी। और दूसरी, भारी खदान संकट की समस्या, इनसे जूझना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से चुनाव प्रणाली को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई?
राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। ऊपर ही मैंने अभी समझाया 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई क्योंकि इसमें कांग्रेस कई राज्यों में हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन से आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ? 1977। पीछे भी ये क्वेश्चन भी आया था, याद रखना। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात कांग्रेस ओ तथा कांग्रेस आर का प्रतिनिधित्व किसने किसने किया? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कांग्रेस खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही थी कि मैं असली कांग्रेस हूं, तो कोई समूह कहता है कि मैं असली दल हूं। तो जब ये विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद इस तरीके से प्रतिनिधित्व किया गया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर का प्रतिनिधित्व कहा कि हम असली कांग्रेस हैं, और सिडिकेंट ने कांग्रेस ओ का प्रतिनिधित्व किया कि हम असली कांग्रेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 अब सीधा जंप मारता हुआ, हाँ, प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है? लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने बताया था ये 2 मार्क्स के लिए, वही 1 और 2 मार्क्स की सीरीज है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है? ध्यान से समझना बात को, आंसर को। देसी रियासतों का विलय, देसी रियासतें कितनी थी? 565। भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था उन लोगों को, देसी रियासतों को यह आश्वासन दिया था कि रियासतों को एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार, एक निश्चित मात्रा में वो एक निजी संपत्ति अपने पास रख सकते हैं, तथा सरकार की तरफ से कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से उनको, उनके वंश को भत्ते भी दिए जाएंगे। आगे कह रहा है ये दोनों चीजें रियासत के विस्तार, राजस्व और क्षमता पर आधारित होगी। ये जो हमने नियम उनको दे रहे हैं उसमें कंडीशन था कि ये दोनों चीजें रियासत का विस्तार, जितना उसका बड़ा विस्तार है, राजस्व और क्षमता पर आधारित होगी। इसी व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से क्या कहना चाहता हूं। प्रिवी पर्स उन रियासतों को एक सुविधा देना, इस व्यवस्था को कहा गया प्रिवी पर्स। क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में कौन सा सैद्धांतिक तर्क दिया? कौन सा सैद्धांतिक तर्क दिया किसके बारे में? गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में। आंसर, श्री राम मनोहर ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक तथा साधारण और गरीब लोगों के हित में नहीं है। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में ये तर्क दिया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व से क्या तात्पर्य? एक दलीय प्रभुत्व, आंसर 4 लाइन का है। मैंने भी पीछे आप लोगों को बताया कि देश के आजाद होने के बाद जनता को सिर्फ एक ही दल के बारे में मालूम था, वो था कांग्रेस। कांग्रेस के सामने पहले आम चुनाव में और भी दल सामने थे, लेकिन उस जनता ने उनको तवज्जो दिया ही नहीं, क्योंकि देश को आजाद किसने कराया? जो माइंड सेट ऑफ उस टाइम कांग्रेस। हमें गुलामी की जंजीरों से किसने आजाद कराया? कांग्रेस। देश के हित के बारे में किसने सिर्फ सोचा? कांग्रेस। क्या कहते हैं, हमारे लिए लड़ा कौन? कांग्रेस। तो सारी चीजों के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार करो, कांग्रेस को ही श्रेय जनता के द्वारा दिया जाता था। तो जनता का ऑप्शन क्या? वन चॉइस होगी ओनली ऑन कांग्रेस। तो जनता कांग्रेस को ही चुनती थी, तो उनका एक प्रभुत्व पहले से चलता हुआ आ रहा था। तो एक दल का प्रभुत्व, हम कह सकते हैं कि एक दल का प्रभुत्व, यानी कि समाज के अंदर एक ही दल है। जैसे कि सोवियत संघ में एक दल, दूसरा दल है नहीं, विपक्ष दूसरा दल है नहीं कि जनता उसको वोट डाले। भारत में बहुदलीय,
तो हमारे पास कांग्रेस भी है, कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी हैं, लेकिन जनता को दिमाग में सिर्फ एक ही है कि हमारे पास एक ही दल है, वो है कांग्रेस। अब आंसर सुन लो क्या कह रहा है। भारतीय संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व से अभिप्राय कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व से संबंधित है, यानी कि कांग्रेस के बारे में बोल रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात बाद में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका संपूर्ण देश में प्रभुत्व था, संपूर्ण देश में प्रभुत्व था। पूरे देश के लोग उस कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनको अच्छे तरीके से भली भांति जानते थे। बाकी दल विकासशील अवस्था में थे, और भी दल थे मगर वो अपना तैयारी कर रहे थे कि हम भी चुनाव लड़ें और हमें भी लोग पहचाने, मगर ऐसा हुआ कुछ नहीं। इसलिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। इसके बाद भी भारतीय राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। बात समझ गए होंगे। और भी दल थे लेकिन जनता ने उनको ध्यान उतना दिया नहीं और कांग्रेस जीतती चली गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एंड लास्ट क्वेश्चन 25, दलित पैंथर के द्वारा उठाए गए किन्हीं दो मुद्दों का उल्लेख कीजिए। पहला, जाति प्रथा को समाप्त करना, दलित पैंथर, और दूसरा, दलितों पर अत्याचार करने वालों को कठोर दंड प्रदान करना। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। 25 तक मैं पहुंच चुका हूं, इसमें 47 है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं फटाफट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभी रिवीजन में मैं यूलाइक भी उठाऊंगा, टेंशन ना लो। यूलाइक से भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, पेज नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर लिख दो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और प्लीज वीडियो को मैं एडिटिंग करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि बीच में क्या होता है हम थोड़ा सा रुक जाते हैं या कुछ दिमाग से निकल जाता है, तो हम बाद में वीडियो को देखते हैं फिर उसके अंदर एडिटिंग करते हैं। मैं बिल्कुल एडिटिंग नहीं करना चाहता कि मेरा टाइम फिर वेस्ट हो, यानी कि जितनी वीडियो बनी हुई है बाद में मैं इसको दोबारा देखूं और उसके बाद एडिटिंग करूं, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 1 मार्क्स की सीरीज बची हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखना कि वीडियो 1 जो मैंने 10 क्वेश्चन की करवाई हुई है वो आप लोगों को लिंक उसमें मिल जाएगा। और ना तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, आराम से देखो, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन आंसर, ये सारी वीडियो की लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।